हेलो स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको यूनिट 3 के बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दिए थे। आज हम क्लास 12th का जो यूनिट नंबर 3 है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म, उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं और उसके कुछ एक मेन इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कि जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये बता दिया था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करना स्टार्ट कर देगा और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स भी उसको कह सकते हैं। और मैग्नेटिक फोर्स का हम फॉर्मूला डिराइव कर चुके थे, सिंबल था Fm दैट इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। ये फॉर्मूला के बारे में हम सारा बात कर चुके थे और इसके केसेस भी हमने जो है वो पिछले लेक्चर के अंदर कर लिए थे। जो लेक्चर 1 मैंने पिछली वीडियो डाली थी +2 क्लास की, दैट वाज योर लेक्चर नंबर 1 फॉर द यूनिट नंबर 3। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लें, क्योंकि उसी के बाद ही आपको जो लेक्चर नंबर 2 है इस यूनिट का वो समझ में आएगा अच्छी तरह से। अब हमने ये सारा काम डिस्कस कर लिया था। अब हमने बात करनी है कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है। ये फोर्स और इसके सारे केसेस हम लोग इलैबोरेटिव वे में पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो जो यहाँ पे सिंबल आपके पास B था, इस B सिंबल को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। जो F है, F इज योर मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स या सिंपली हम इसको मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हैं। Q आपको पता है कि Q का मतलब क्या होता है, चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, और V क्या है, वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज्ड पार्टिकल। अब जो B है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड B होता है, इसका जो SI यूनिट है, SI यूनिट ऑफ B का मतलब क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए जो SI यूनिट चलता है टेस्ला है। टेस्ला लिखने के लिए हम उसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। तो टेस्ला इज योर यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने निकालना है कि इस मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए इसी को हम यूज कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन को मैं ओपन करूं तो इसे लिख सकते हैं हम QVB मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। साइन थीटा एक न्यूमेरिकल फिगर है, इट हैज नो यूनिट्स। ठीक है, तो अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो मुझे B निकालना है, तो देयरफॉर मेरे पास B के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो B विल बी इक्वल टू Fm डिवाइडेड बाय QV इंटू साइन थीटा। और अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो B यानी मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन के लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, जैसे +1 में भी आपने किया हुआ ये डायमेंशनल एनालिसिस। जब भी हम किसी भी चीज के डायमेंशंस निकालना चाहें तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसके सिंबल को लिख देते हैं। Fm के लिए लिखेंगे तो लिखेंगे Fm डिवाइडेड बाय Q तो चार्ज है और साथ में क्या है, V मींस वेलोसिटी। साइन थीटा का कोई भी डायमेंशनल फॉर्म नहीं होता है। अब Fm आपके पास फोर्स है और कोई भी फोर्स है उसको लिखते कैसे हम, मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। और अगर हम फोर्स को ये लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, तो मास के लिए जो ऐसा यूनिट होता है kg और एक्सेलरेशन के लिए जो यूनिट होता है दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg के लिए डायमेंशंस में हम क्या यूज करते हैं, m। मीटर यानी लेंथ के लिए है तो यूज करेंगे L, और टाइम के लिए यानी सेकंड्स के लिए टाइम यूज होगा तो T। टाइम को जब ऊपर लेके जाएंगे तो T की पावर क्या होगी, -2। तो यहाँ पे हमारे पास Fm का डायमेंशनल फॉर्मूला निकला है, उसे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये बन जाएगा mLT-2 डिवाइडेड बाय Q चार्ज है। अब चार्ज या करंट का अगर आपको याद हो, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू Q/T। तो यानी Q आपके पास क्या बन जाएगा, I मल्टीप्लाइड बाय T। I के लिए क्या यूज होता है, करंट के लिए एम्पियर, और टाइम T के लिए क्या यूज होना है, टाइम के लिए यूज होना है सिंबल आपका T। क्योंकि जो आपके पास करंट का ऐसा यूनिट है एम्पियर, वो भी आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर आता है। जो टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं एसआई सिस्टम में वो आपके पास 7 है, जिसमें करंट भी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसका ऐसा यूनिट क्या होगा, एम्पियर। तो इसीलिए हमने एम्पियर को यूज करना है, कूलम नहीं लिखना हमने यहाँ पे, C नहीं लिखेंगे, बल्कि हम कूलम को कन्वर्ट करेंगे एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय टाइम में, क्योंकि हमने सारा काम किस में करना है, एसआई सिस्टम के अंदर ही करना है। Q का सॉल्व हो गया। अब V मींस वेलोसिटी। वेलोसिटी का वैसे ही हमें यूनिट पता है, वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को लिखेंगे, मीटर मींस लेंथ के लिए, और टाइम T की वैल्यू -1। तो सारे डायमेंशंस हमें मिल चुके हैं, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो Q के साथ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे A इंटू T और वेलोसिटी में LT की पावर -1। अब ये T पावर -1 और ये T आपस में कैंसिल हो गए। इसको सॉल्व करें तो B का जो SI सिस्टम के अंदर जो B का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा
वो आपके पास बनेगा ml। अब देखो यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, तो दोनों L ऊपर और नीचे वाले आपस में कैंसिल हो गए। तो अगर ये कैंसिल हो जाएंगे तो L नहीं बचा, मीन्स L की पावर क्या हो गई 0। उसके बाद T के साथ में क्या पावर चल रही है -2 और नीचे A है एम्पियर, तो एम्पियर की पावर क्या आएगी -1। तो यानी ये आपके पास कंप्लीट डायमेंशनल फॉर्मूला है और इसी डायमेंशनल फॉर्मूला को हम क्या कहते हैं, टेस्ला। ठीक है, टेस्ला के लिए सिंबल क्या यूज होगा, कैपिटल T। तो एक तो आपको ये बात मैंने बतानी थी। उसके बाद मैंने आपको ये बताना था कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेस्ला भी यूनिट यूज हो सकता है, या फिर इसके लिए यूनिट हम यूज कर सकते हैं गॉस। अब जो 1 गॉस है, 1 गॉस इज ऑल्सो यूनिट यूज्ड फॉर मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन 1 गॉस जो है वो छोटा यूनिट होता है। गॉस को हम G सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसको हम 10⁻⁻⁴ टेस्ला लिख सकते हैं। तो 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो टेस्ला और गॉस दोनों ही आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर करने के यूनिट्स हैं। तो एक हमने ये बात करनी थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज लॉरेंट्ज फोर्स। अब हमने ये वाला जो एक्सप्रेशन निकाला था, दैट इज फॉर द मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स मींस कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर मूव करेगा, तो जब भी वो मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर मूव करेगा तो उसके ऊपर क्या एक्ट करनी स्टार्ट कर देगी, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। अब कंप्लीट अगर हम लॉरेंट्ज फोर्स की बात करें, लॉरेंट्ज फोर्स, अगर हम कंप्लीट लॉरेंट्ज फोर्स की बात करें तो जो लॉरेंट्ज फोर्स होती है बेसिकली जब भी आपके पास कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या फिर दोनों के अंदर, ठीक है। तो वेन एवर ए चार्ज्ड पार्टिकल होना जरूरी है, वेन एवर ए चार्ज्ड पार्टिकल मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, की दोनों इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा है, देन लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो उसके ऊपर क्या एक्ट करनी स्टार्ट कर देगी, लॉरेंट्ज फोर्स। जो ये लॉरेंट्ज फोर्स है जिसको हम F सिंबल से डिनोट कर सकते हैं, F0 से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इस लॉरेंट्ज फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा कंपोनेंट FM लिखने का मतलब उसका मैग्नेटिक कंपोनेंट, कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या फोर्स लग रही है, उसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे FM। और दूसरा सिंबल हमने यूज करना है यहाँ पे F के पैर में E, कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में मूव करेगा तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, दैट मीन्स FE। अब FM का एक्सप्रेशन एज वी नो, FM का एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं। तो FM का एक्सप्रेशन आपके पास क्या होता है, Q मल्टीप्लाइड Q इंटू V क्रॉस B। वी हैव सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, मतलब इसके बारे में हम सारी बात कर चुके हैं। और FE का एक्सप्रेशन आपने याद कर लेना है, दैट इज Q इंटू E। FE यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि E और FE दोनों के साथ बस Q ने मल्टीप्लाई होना है, और Q आपके पास स्केलर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करने वाला। तो फोर्स जो है किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में चलेगा तो उस फोर्स की डायरेक्शन होगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इफ चार्ज इज पॉजिटिव। अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट। खैर इसकी बात हमने अभी आगे करनी है, अभी आपको एक्सप्रेशन याद करने हैं, और ये वाला एक्सप्रेशन यूनिट 1 के अंदर भी आप पढ़ चुके हैं। अब इन दोनों फोर्सेस की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें तो जो टोटल लॉरेंट्ज फोर्स F है वो आपके पास FM की जगह Q इंटू V क्रॉस B सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, प्लस FE की जगह पे Q मल्टीप्लाइड बाई E, टेकिंग Q टू बी कॉमन। तो F यानी लॉरेंट्ज फोर्स का टोटल एक्सप्रेशन आ जाएगा Q ब्रैकेट V क्रॉस B प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंबल है E। तो दिस इज योर आंसर फॉर द लॉरेंट्ज फोर्स। और लॉरेंट्ज फोर्स मतलब चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों में मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रिक नहीं है, सिर्फ मैग्नेटिक है, तो ये वाला हिस्सा रह जाएगा एक्सप्रेशन के अंदर, सिर्फ इतना पार्ट। और अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक है तो सिर्फ E वाला पार्ट रह जाएगा। अगर दोनों है तो आपके पास कंप्लीट एक्सप्रेशन होगा दिस वन, ठीक है। उसके बाद हमने ये बात करनी है, अब हमने ये चीज डेराइव करनी है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर मूव करता है तो जब भी उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी तो उस फोर्स का वर्क डन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। तो इतना वीडियो को पॉज करके इतने टॉपिक को लिख लो लॉरेंट्ज फोर्स हेडिंग डाल के, ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक पे अब काम कर पाए। अब हमने ये चीज प्रूव करनी है
कि मैग्नेटिक फोर्स, नाउ हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है, नोट डाल के इस पॉइंट को आप समझ सकते हैं, नोट डाल के पहले इसका एक्सप्रेशन यानी इसकी जो हेडिंग लाइन है उसको राइट डाउन कर लो कि मैग्नेटिक फोर्स एसोसिएटेड विद कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स यानी कि FM, मैग्नेटिक फोर्स एसोसिएटेड विद कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल है B, डज नो वर्क, डज नॉट नहीं, डज नो वर्क, ठीक है। व्हेन डज नो वर्क, व्हेन चार्ज पार्टिकल, व्हेन ए चार्ज्ड पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड। अब हम इसको समझते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट क्या बताती है। देखो, अब हमने मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में बात कर चुके हैं। FM का एक्सप्रेशन हमें आता है Q इंटू V क्रॉस B, ठीक है, हम लोग इसके ऊपर काम कर चुके हैं। अब इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता लगता है कि अगर वेलोसिटी आई कैप में है, मतलब अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन एक्स एक्सिस है तो यूनिट वेक्टर आई कैप आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर वाई एक्सिस है तो यूनिट कैप वेक्टर जो है वो जे कैप आएगा। यानी वेलोसिटी के लिए अगर मेरा यूनिट वेक्टर आई कैप है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मेरा यूनिट वेक्टर जे कैप है, तो जब मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगी तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, के कैप। यानी जब भी हम वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस लेंगे तो हम तीसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे जिस डायरेक्शन में आपके पास फोर्स है, और ये जो फोर्स है आपके पास FM, इसका जो भी डायरेक्शन आएगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एंड दिस FM will also be perpendicular to the direction of magnetic field। क्योंकि जब भी हम किन्हीं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम तीसरे वेक्टर के अंदर चले जाते हैं, यानी तीसरी डायरेक्शन में हम चले जाते हैं जो इन दोनों डायरेक्शंस के क्या होती है, परपेंडिकुलर, जिनका भी हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। इसके बारे में हम पिछले लेक्चर के अंदर भी बात कर चुके हैं। अब हमने वर्क डन के बारे में काम करना है, यानी हमें वर्क डन से मतलब है, तो वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होता है, DW वर्क डन। वर्क डन को आप ऐसे लिखते हो, फोर्स क्या है, FM का डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या लिखेंगे हम, DS वेक्टर। क्योंकि दो वेक्टर्स का जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या होता है, स्केलर, इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। जब हमने इन दोनों का डॉट लेना है, अब देखो सबसे पहले DS, अब DS क्या होता है हमें पता है, वी नो। DS को वेलोसिटी में अगर हम लेके जाएं तो लिखेंगे वी नो, वेलोसिटी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, DS अपॉन DT, ये लिखते हैं ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। dt को इधर लेके जाओ तो ये बन गया v विद dt दैट विल बी इक्वल टू ds। अब यही वैल्यू ds की इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो ds की जगह पे, तो आपके पास आ जाएगा FM डॉट विद ds की जगह पे क्या आना है, v dt। अब देखो FM का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, वेलोसिटी के साथ, लेकिन फोर्स FM और वेलोसिटी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मींस दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट ओपन करें तो इसको लिखेंगे FM इंटू V इंटू कॉस 90 डिग्री, और साथ में क्या आएगा, dt। अब cos 90 का वैल्यू हमें पता है, cos 90 कितना होता है, 0, तो cos 90 की जगह 0 डाला, तो देयरफॉर आपके पास वर्क डन का आंसर क्या आ गया, 0। इट सिंपली मीन्स दैट कि मैग्नेटिक फोर्स एसोसिएटेड विद द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B डज नो वर्क, कोई वर्क नहीं होगा, व्हेनेवर द चार्ज पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, कि जब भी चार्ज पार्टिकल आपके पास, ठीक है, चार्ज पार्टिकल मूव करेगा विद द वेलोसिटी v किसी भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट करती है FM, उस फोर्स ने चार्ज पार्टिकल को जब डिस्प्लेस करना है तो वर्क कुछ भी नहीं होगा, यानी वर्क डन आपके पास क्या होगा, 0। अब वर्क डन 0 कैसे होता है वो हमने अगले टॉपिक्स में समझना है, कि जब भी हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर इन सच अ वे दैट की वेलोसिटी की डायरेक्शन और b की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर है, तो चार्ज पार्टिकल सर्कल में चलता है, और जब भी कोई चीज सर्कल में चलती है तो जहां से उसने शुरू किया उसने वहीं पे वापस पहुंच जाना है, तो इसका मतलब ओवरऑल उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0, या फिर हम कह सकते हैं जब भी कोई चीज सर्कल में चलेगी तो यानी नेट वर्क डन का आंसर जो होगा वो भी क्या होगा आपका, 0। तो यहाँ से बट कंडीशन ये है कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है विद द कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, तो ये नेसेसरी कंडीशन है। तो ये एक समझना था हमें। अब वीडियो को पॉज करेंगे आप और इतना पार्ट जो है वो आप नोट डाउन कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक विच इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एनसीईआरटी के अंदर आपको इस टॉपिक के ऊपर जो अब हम करने वाले हैं नया टॉपिक, उसके ऊपर आपको जो है एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स भी मिलेंगे। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स है ये, ठीक है, मतलब एज सच आर्टिकल ही आया हुआ है किसी प्रॉब्लम की फॉर्म में, जिसमें न्यूमेरिकल फिगर्स नहीं है, बस एक्सप्रेशंस ही निकालने हैं। अब हमारा नया टॉपिक है चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज्ड पार्टिकल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने ये पता करना है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, किस तरीके से उसने चलना है, ठीक है, ये सारा कुछ हमने इलेबोरेट करना है। तो आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने क्या करना है, दो प्लेट से सपोज कर लिया हमने। एक प्लेट को हमने यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज दे दिया और एक प्लेट के ऊपर हमने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दी नेगेटिव चार्ज की। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का अगर हम डायरेक्शन ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये तीन लाइंस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए चूज कर ली और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मैं सपोज कर रही हूँ कैपिटल ई, ऊपर वेक्टर है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इन प्लेट्स का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को हम क्या सपोज कर लेते हैं x, यानी x इज द लेंथ ऑफ दीज टू प्लेट्स। दोनों ही ऊपर और नीचे वाली प्लेट्स यूनिफॉर्मली चार्ज है ऑपोजिटली, और डिस्टेंस कितना सपोज कर लिया x। अब यहाँ पे हमने किसी चार्ज पार्टिकल प्लस q को एंटर करवाया और इस चार्ज पार्टिकल को हमने वेलोसिटी दे दी v। चार्ज पार्टिकल को हम एंटर करवा रहे हैं विद सम वेलोसिटी v, और ये चार्ज पार्टिकल जिस डायरेक्शन में एंटर हो रहा है उस डायरेक्शन को हम सपोज कर लेते हैं दिस इज योर एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे बना देती हूँ, ये आपकी एक्स एक्सिस है। सिंस अब जब भी चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, पॉजिटिव भी चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इस पॉजिटिव शीट ने क्या करना है, रिपल्शन देना है, और इस माइनस वाली शीट ने क्या करना है, अट्रैक्ट, जिस वजह से इस चार्ज पार्टिकल का ट्रैक इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्ट्रेट तो रह नहीं सकता, यानी ये बेंड होता जाएगा, यानी चार्ज पार्टिकल कुछ डिस्टेंस जाएगा और नेगेटिव की तरफ इन्फ्लुएंस होते होते इस तरीके से अपना ट्रैक ट्रेस करते करते जाके स्क्रीन के ऊपर जाके स्ट्राइक कर जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई स्क्रीन हमने रखी हुई है जिसके ऊपर हम इस चार्ज पार्टिकल को लेके आ रहे हैं और किसी पॉइंट पे स्क्रीन के जिस भी पॉइंट पे वो हिट करता है उस पॉइंट का हमने नाम क्या रख दिया, P। अब हमारा टारगेट है कि हमने यही चीज प्रूव करनी है कि जो ये पाथ ट्रेवर्स कर रहा है ये चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, उस पाथ का शेप जो है वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। अब हमने यही प्रूव करना है कि शेप ऑफ द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय दिस चार्ज पार्टिकल विच इज एंटरिंग इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इज पैराबोलिक इन शेप, ठीक है। अब कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले बात तो ये है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब इस चार्ज पार्टिकल ने एंटर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर, तो आप खुद देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप एक्स एक्सिस सपोज कर रहे हो, तो जो ये वाली डायरेक्शन है इसे आप क्या सपोज कर लो, वाई एक्सिस। तो यानी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी इक्वल टू, जिसकी वैल्यू मैं ई ले रही हूँ, और साथ में वाई एक्सिस के लिए सिंबल मैंने क्या चूज कर लिया, जे कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा वाई एक्सिस में, मुझे क्लियर हो गया। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर चलेगा तो उसके ऊपर क्या एक्ट करेगी, इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स। जो इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स है उसके लिए सिंबल हमने क्या यूज किया था, एफ के पैर में ई, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है एफ ई, उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू मल्टीप्लाइड बाय ई, यही फॉर्मूला है, क्यू इंटू ई। लेकिन हम ई तो निकाल चुके हैं कि ई आपकी कौन सी एक्सिस में है, वाई एक्सिस में। तो अब वैल्यू पुट करें ई की, तो ये बन जाएगा क्यू इंटू कैपिटल ई, और साथ में क्या आएगा, ई का यूनिट वेक्टर दैट इज जे कैप। क्योंकि चार्ज आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्लस का साइन डाल दिया, यहाँ से हमारे पास एफ ई का आंसर आ गया। तो देयरफॉर एफ ई यानी इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स आपके पास है क्यू इंटू ई, जिसका मैग्नीट्यूड है, और साथ में जे कैप ये डिपिक्ट कर रहा है कि जो आपके पास चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी वो कौन सी डायरेक्शन में होगी, वाई एक्सिस में। यानी इट इम्प्लाइज फोर्स एक्ट्स ऑन चार्ज्ड पार्टिकल इन या अलोंग वाई एक्सिस, की फोर्स जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग ही एक्ट कर रही है। ये चीज हमें पता लगी।
अब ऑल्सो हमें ये भी पता है फोर्स को हम कैसे लिखते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, जहां पे फोर्स आपके पास वेक्टर क्वांटिटी और एक्सेलरेशन भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। और ये फोर्स कौन सी है जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक लॉरेंट्ज फोर्स। तो मैंने सिंबल में पैर के नीचे डाल दिया E। अब Fe की वैल्यू ये पड़ी QE J कैप, इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो इट इम्प्लाइज Fe की जगह पे अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूं तो ये बन जाएगा Q इंटू कैपिटल E साथ में J कैप इज इक्वल टू M और साथ में क्या आ गया A वेक्टर। यानी हमने एक्सेलरेशन निकाल ली कि चार्ज पार्टिकल की एक्सेलरेशन का आंसर क्या है, Q इंटू E डिवाइडेड बाई M और साथ में यूनिट वेक्टर क्या आ रहा है, J कैप। यहां से हमें ये चीज क्लियर हो गया कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रही है वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, y एक्सिस में है। यानी ये जो एक्सेलरेशन है जिसका फॉर्मूला ये QE अपॉन M, यानी QE अपॉन M तो इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है सिर्फ, और J कैप क्या डिनोट कर रहा है, उसकी डायरेक्शन की एक्सेलरेशन जो है वो चार्ज पार्टिकल की कौन सी एक्सिस में है, y एक्सिस में। यहां से ये चीज क्लियर होती है कि अगर सारी की सारी एक्सेलरेशन सिर्फ J कैप में है तो इसी एक्सेलरेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि एक्सेलरेशन, कंप्लीट एक्सेलरेशन आपके पास क्या होती है, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट यानी ax साथ में i कैप प्लस एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट साथ में क्या है, j कैप। सिंस इस इक्वेशन के अंदर i वाला कंपोनेंट है ही नहीं तो ax की वैल्यू हो गई 0, तो 0 इंटू आई कैप प्लस ay की वैल्यू क्या आ गई, QE डिवाइडेड बाय M और साथ में क्या आ गया, J कैप। यानी हमें ये चीज पता लग गई कि एक्सेलरेशन जो है चार्ज पार्टिकल की x एक्सिस के अलोंग कितनी है, 0, और y एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू क्या है, QE डिवाइडेड बाय M। अब इतना पार्ट जो है पहले उसको आप नोट डाउन कर लो। अब आगे देखें, अब हमने एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स निकाले, ax भी आ गया और ay भी आ गया। एक बार फिर मैं यहाँ पे ax लिख देती हूँ, तो देयरफॉर ax मींस एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस जिसका आंसर 0 है, एंड एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस यानी a के पैर में y अगर लिखें तो y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है, QE डिवाइडेड बाय m। दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए मैंने दोबारा ये स्टेप लिखा है। अब हमने ट्रैक के बारे में जब भी पता करना होता है, यानी हमें पाथ को ट्रेस करवाना है, तो पाथ को ट्रेस करवाने के लिए हमने इक्वेशन यूज करनी है, काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन। तो ये पार्ट मैं रब कर रही हूँ। अब काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं। काइनेमेटिक्स की थर्ड इक्वेशन क्या है, यूजिंग इक्वेशन हमने यूज करनी है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब पहले ये वाली इक्वेशन को हम यूज करेंगे x एक्सिस पे और फिर हम इसी इक्वेशन को यूज करेंगे y एक्सिस पे। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का यूज करते हैं अलोंग x एक्सिस। अगर हम अलोंग x एक्सिस चूज करें तो s मींस डिस्टेंस, x एक्सिस में इस चार्ज पार्टिकल ने देखो कितना मूव करना है, जो डिस्टेंस इस चार्ज पार्टिकल ने x एक्सिस में मूव करना है प्लेट्स के अंदर, वो डिस्टेंस क्या है, x। तो s की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x। इट इज इक्वल टू u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी इन दी x एक्सिस। अब आप ध्यान से देखें, जो चार्ज पार्टिकल है उसको हमने सारी की सारी वेलोसिटी दी थी v, और ये वेलोसिटी सिर्फ x एक्सिस में ही थी। इसका मतलब सारी वेलोसिटी उसकी x एक्सिस में है। तो u मींस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज एंटरिंग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, वो v है, और सारी वेलोसिटी सिर्फ x एक्सिस में है। तो u की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v। वेलोसिटी हमने v दी, टाइम हमने t लिखना है। टाइम क्या है कि जितने टाइम के अंदर चार्ज पार्टिकल इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर रहता है, यहां से लेके यहां तक चलने में चार्ज पार्टिकल को जो भी टाइम लगेगा वो आपका t है। वो हमें नहीं पता कितना, तो हमने t रहने दिया, प्लस हाफ a की जगह पे हमने क्या लिखना है, ax और साथ में t स्क्वायर, क्योंकि हम x एक्सिस में काम कर रहे हैं। तो जब हम x एक्सिस में काम करेंगे तो एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, ax। लेकिन हम अभी पता कर चुके हैं कि एक्सेलरेशन अलोंग द x एक्सिस का आंसर क्या है, 0। तो 0 सब्स्टिट्यूट होगा, तो आपके पास बन गया x इज इक्वल टू vt प्लस 0। तो यहां से आपने t का आंसर निकाल लिया कि t आपके पास क्या आ चुका है, x अपॉन v, कि t यानी टाइम आपके पास आ गया, दैट इज x डिवाइडेड बाय v। अब हमने यही इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को x एक्सिस में लगाने के बाद लगाना है y एक्सिस में। तो यानी अब इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे इन द y एक्सिस। ठीक है, ये पार्ट मैं रिटेन्ड रख रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू अभी पुट करनी है। तो इसी इक्वेशन को हम यूज करेंगे अलोंग y एक्सिस। तो अगर अलोंग y एक्सिस इसी इक्वेशन को हम यूज करें तो लिखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसकी जगह पे s को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, y।
जहां पे y क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस। अब चार्ज पार्टिकल जो मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहा है y एक्सिस में वो ये है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस करके लेके जा रहा है प्लेट्स में, तो यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है चार्ज पार्टिकल की उसको हमने क्या सपोज कर लिया, y एक्सिस में y। u की जगह क्या लिखना है, u y t, a की जगह लिखेंगे a के पैर में y a y और साथ में t स्क्वायर। अब देखो y इज इक्वल टू u y का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन दी y एक्सिस। जब हमने चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाया है तो सारी की सारी वेलोसिटी है ही x एक्सिस में, y एक्सिस में वेलोसिटी का हमने कोई भी कंपोनेंट डाला ही नहीं, तो इसका मतलब u y यानी इनिशियल वेलोसिटी इन दी y एक्सिस, उसका आंसर क्या होगा, 0। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू ये पड़ी, दैट इज क्यू ई अपॉन एन। सब्सटीट्यूट कर दें ए वाई की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू ई डिवाइडेड बाय एन। इक्वेशंस को नंबर आप खुद दे दें, जैसे इस इक्वेशन को मैंने लेट से मार्क कर दिया 1, तो अगर मैं इसको 1 मार्क कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी फ्रॉम 1, ठीक है। और साथ में हमने क्या डालना है, टी स्क्वायर। ये टी की जो आपने आंसर निकाला है इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास टी का आंसर है कि टाइम का एक्सप्रेशन क्या है, इक्वेशन 2 से उसको सब्स्टिट्यूट करें। आगे लिखेंगे हम यूजिंग इक्वेशन 2, तो y इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई डिवाइडेड बाय m, और साथ में क्या है t, और t की जगह पे हमने क्या लिखनी है, वैल्यू x डिवाइडेड बाय v, उसका क्या है आपके पास स्क्वायर। अब स्क्वायर करो तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 क्यू ई अपॉन m, और साथ में v, और साथ में क्या आ गया, x स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो 1/2 आपके पास कांस्टेंट है, Q चार्ज की वैल्यू वो भी कांस्टेंट है, क्योंकि जो भी चार्ज पार्टिकल आपने एक बार एंटर करवा दिया वो तो कांस्टेंट रहना है। E इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू विच इज आल्सो कांस्टेंट, M मींस मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल वो भी कांस्टेंट, और V मींस वेलोसिटी, जिस भी वेलोसिटी से आप चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाओगे वो भी क्या रहेगी, आपकी कांस्टेंट रहेगी। यानी इस पूरे फैक्टर की वैल्यू जो होगी वो आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगी। उसी कांस्टेंट को हमने लेट कर लिया है k, तो आपके पास इक्वेशन बन गई y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अगर हम कांस्टेंट को रिमूव करते हैं तो साइन कौन सा आता है, प्रोपोर्शनैलिटी का, तो ये बन जाएगा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। और मैथमेटिक्स के अंदर जब भी y एक्सिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो, इसका सिंपल मतलब होता है कि आपका पाथ क्या है, पैराबोलिक। तो हेंस पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द पार्टिकल इज पैराबोलिक। तो ये चार्ज पार्टिकल जो है, जो भी पाथ ट्रेवर्स कर रहा है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर, वो जो पाथ होगा वो आपके पास क्या होगा, पैराबोलिक इन नेचर होगा। तो हेंस द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इज पैराबोलिक, ये चीज प्रूव हो गई। अब इसके कुछ एक पॉइंट्स जो हैं वो मैंने और समझाने हैं। आप इतनी वीडियो को आप एक बार पॉज करेंगे और इस सारे पॉइंट्स को जो है, जो भी हमने अभी डिस्कस किया है, इसको आप नोट डाउन कर लें। अब आप इसी चीज में एक चीज और नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी y एक्सिस, और चार्ज पार्टिकल को हमने एंटर करवाया है अलोंग द x एक्सिस। तो जब भी चार्ज पार्टिकल x एक्सिस में एंटर कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में, मींस दोनों चीजें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, तब चार्ज पार्टिकल का जो पाथ होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक। ठीक है, यानी ये चीज मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि इफ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इन अ डायरेक्शन perpendicular to electric field, if charged particle enters the electric field region, और electric field uniform होनी चाहिए, if the charged particle enters electric field region in direction perpendicular to electric field, then path traversed by it will be parabolic। तब उसका पाथ जो होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। और जो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर हुआ है, उसकी एक्सेलरेशन अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो है सिर्फ y एक्सिस में निकाला है। यानी अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एंटर करेगा इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन उसका पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा, एंड एक्सेलरेशन विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो, अगर नेगेटिव है तो ऑपोजिट हो जाना है सब कुछ, क्योंकि आप माइनस, जैसे हमने प्लस क्यू के लिए सारा काम किया, आप माइनस क्यू के लिए खुद सॉल्व करके एक बार देखना, आपको पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस है। बस जहां पे भी आपके पास क्यू आ रहा है
उस Q के साथ आपने माइनस के सिंबल को जो है वो अटैच करते जाना है, आपके पास अपने आप आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर ये चार्ज पार्टिकल प्लस Q की जगह माइनस Q होता, अभी तो प्लस Q है तो ट्रैक ये है, लेकिन अगर इसी चार्ज पार्टिकल की वैल्यू माइनस Q होती प्लस Q की जगह, तो आपके पास इस चार्ज पार्टिकल ने ये पैराबोला ट्रेस करना था, मतलब ऊपर जाने की बजाय वो क्या जाता है नीचे, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ वो अट्रैक्ट होता। सिर्फ यही चीज का फर्क आने वाला है, जहां पे इस केस में आपके पास पैराबोला अपवर्ड बन रहा है, नेगेटिव चार्ज के लिए आपके पास पैराबोला क्या बन जाता, डाउनवर्ड बन जाता, और कुछ चेंज नहीं आने वाला था। ठीक है, दूसरी बात हमने ये डिस्कस करनी है कि अगर आप y को देखें तो y आपके पास क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसे कह सकते हैं हम, कि चार्ज पार्टिकल कितना मैक्सिमम शिफ्ट हुआ है अपनी ओरिजिनल लाइन से, जो उसकी ओरिजिनल ट्रैक की लाइन थी उससे कितना ज्यादा वो डिस्प्लेस हुआ है, दैट इज योर y। और ये y किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, y को देखो 1/2 तो कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रिक फील्ड आप पहले से कांस्टेंट कर रहे हैं, v को आप फिक्स रख रहे हैं, x को भी फिक्स रख रहे हैं, यानी अब आप एंटर करवाओगे, कई बार प्रोटॉन को एंटर करवाओ, कई बार आप हीलियम के न्यूक्लियस को एंटर करवाओ, यानी अल्फा पार्टिकल को, यानी Q/m आपका फैक्टर जो है वो सब कुछ डिसाइड करेगा। अगर आप सेम इसी के अंदर, मतलब इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया, आपको दो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स दे दिए, एक बार मैंने एंटर करवाया लेट से अ प्रोटॉन, और एक बार मैंने एंटर करवाया हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम न्यूक्लियस मींस अल्फा पार्टिकल एंटर करवाया, तो मैं पूछ सकती हूँ आपको कि किसके अंदर जो है वो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, और प्रोटॉन के लिए डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा कि हीलियम के न्यूक्लियस के लिए। बाकी सारे पैरामीटर सेम है, सेम वेलोसिटी दी है दोनों को हमने, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सेम ही डिस्टेंस है x जिसमें उन्होंने ट्रेवल करना है। तो अगर हम इसका आंसर निकालना चाहे कि कौन ज्यादा डेविएट होगा, तो आपके पास जो डेविएशन होती है, डेविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल लाइन दैट इज y, वो क्या चीज है, उसका आंसर है 1/2 Q/m और साथ में E डिवाइडेड बाई V और साथ में क्या है x²। अब देखें इस प्रॉब्लम के अंदर जब मैंने प्रोटॉन और हीलियम न्यूक्लियस दोनों को एंटर करवाया है, तो प्रोटॉन और हीलियम न्यूक्लियस दोनों के लिए E भी सेम है, x भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, 1/2 भी सेम है, सिर्फ जो चेंजिंग फैक्टर है वो आपके पास क्या है, Q/m। और ये जो फैक्टर होता है Q/m, इसे हम क्या कहते हैं, दिस Q/m इज नोन एज अ स्पेसिफिक चार्ज। तो दिस Q/m इज नोन एज द स्पेसिफिक चार्ज। तो आपके पास जो डिफ्लेक्शन है या जो डेविएशन है, चाहे मैं डेविएशन वर्ड बोलूं चाहे मैं डिफ्लेक्शन वर्ड बोलूं, एक ही बात है। तो जो आपके पास डेविएशन या डिफ्लेक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन Q/m। अगर हम दो चार्ज पार्टिकल्स को एंटर करवाएंगे सेम टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जिन प्लेट्स का डिस्टेंस भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, सारे पैरामीटर्स हमने सेम रखे हैं। अब Q/m देखते हैं, Q/m जिसके लिए ज्यादा होगा उसके लिए y भी ज्यादा होगा, मींस उसके लिए डेविएशन या डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। अब Q/m की रेशियो अगर हम चेक करें, ठीक है, Q/m अगर हम चेक करें तो प्रोटॉन के लिए स्पेसिफिक चार्ज, अब स्पेसिफिक चार्ज फॉर प्रोटॉन, क्योंकि एक पार्टिकल जो हम एंटर करवा रहे हैं वो आपका क्या है, प्रोटॉन, तो स्पेसिफिक चार्ज फॉर प्रोटॉन Q ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ द प्रोटॉन आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम स्पेसिफिक चार्ज फॉर अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस है, अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो प्रोटॉन के चार्ज का डबल होता है, यानी अल्फा पार्टिकल का चार्ज होगा 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो 2 टाइम्स ऑफ क्यों भी लिख दिया, स्टैंडर्ड है कि अल्फा पार्टिकल का चार्ज जो है वो दुगना होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्रोटॉन। और जो अल्फा पार्टिकल का मास होता है वो प्रोटॉन के मास से 4 गुना बड़ा होता है, यानी उसका मास जो होगा 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन होगा। ये कैसे, क्योंकि अगर हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन मींस एक ही प्रोटॉन है, यहाँ पे समझा देती हूँ, एक ही प्रोटॉन है आपके पास, और अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल दैट इज बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस। अगर हीलियम न्यूक्लियस है, अब हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हीलियम, अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम के अंदर हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स, और आसपास शेल्स में घूम रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं अल्फा पार्टिकल को, यानी इलेक्ट्रॉन्स तो गायब है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो न्यूक्लियस के पास 2 प्रोटॉन जितना चार्ज तो होगा, अगर एक प्रोटॉन का चार्ज E है तो 2 प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा, 2E, यानी एक प्रोटॉन के चार्ज से दुगना चार्ज हो गया आपके पास हीलियम न्यूक्लियस के पास। और अगर हम मास की बात करें तो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास जो है वो सेम ही होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस जब इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हैं,
तो इसका मतलब यहाँ पे अगर एक प्रोटॉन का भार जो भी है उसका वैल्यू, और यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन यानी टोटल 4 हो गए, तो 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हीलियम का जो न्यूक्लियस है, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर करके इसके आयनाइज किया हुआ है, तो 2 बार प्लस डाल सकते हैं, यानी हीलियम के न्यूक्लियस के ऊपर जो है जो उसका चार्ज होता है वो 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, और उसका जो मास है दैट इज 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे होता है ये। अब हमने यही वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की हैं। अब क्लियरली देखें, इन दोनों को अगर कट करें तो यहाँ पे 2 आ गया, तो ये आंसर बन गया Qp अपॉन 2 टाइम्स ऑफ Mp। अगर हम क्लियरली देखें तो स्पेसिफिक चार्ज अल्फा पार्टिकल का 1/2 टाइम्स आ रहा है एज कंपेयर टू द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी जो स्पेसिफिक चार्ज है फॉर प्रोटॉन वो आपके पास क्या है, ग्रेटर है देन द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ हीलियम न्यूक्लियस यानी He++। तो इट सिंपली मीन्स दैट डेविएशन जो होगा, क्योंकि जिसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा है उसका डेविएशन या डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, तो डेविएशन कह लो या फिर डिफ्लेक्शन कह लो, तो डिफ्लेक्शन फॉर प्रोटॉन इज ग्रेटर देन द डिफ्लेक्शन फॉर हीलियम न्यूक्लियस। तो इस तरीके से कंपैरिजन वाले आपके पास कोई भी क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक के ऊपर आ सकते हैं। ये टॉपिक एज सच खुद भी 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है कि आपको पाथ को पैराबोलिक प्रूव करना है। तो आई होप आपको जो है एक बार इस वीडियो को आप पॉज करके इतना पार्ट जो है वो उसको नोट डाउन कर लो अच्छी तरह से, एंड आई होप दैट आपको आज का ये टॉपिक जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरे सारे जो है लेक्चर्स के बारे में पता लग रहा है, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो है हमने टॉपिक करना है, जैसे हमने स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए की है कि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो किस तरीके का उसका पाथ होगा, इसी तरीके से हमने अब बात करनी है अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसका ट्रैक कैसा होगा, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एज अगर हम न्यूमेरिकल्स की बात करें या हम कंसेप्चुअल्स की बात करें तो इन दोनों टॉपिक्स के अंदर जो है वो आपको कोई ना कोई जो है न्यूमेरिकल, कंसेप्चुअल या फिर एमसीक्यू जो है वो पूछा जा सकता है। तो दोनों ही टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या होगा, किस तरीके से उसका ट्रैक बनेगा मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।